हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैव प्रकर्म, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे। तो जैव प्रकर्म को जानने से पहले हमें कुछ और भी आवश्यक चीज़ों को जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, जो हमें ये कनेक्ट करेगी कि इसे हम लोग और अच्छे वे में कैसे पढ़ना है। तो जैव और प्रकर्म, तो पहले इसका मतलब समझेंगे। जैव प्रकर्म में जैव आ रहा है और एक प्रकर्म आ रहा है। तो जैव का मतलब क्या होता है उसके बारे में अगर जाने तो जैव का मतलब ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैव मतलब जिंदा, प्रकर्म मतलब प्रोसेस। तो जिंदा रहने का जो प्रोसेस है वही हमारा किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे हम एक सवाल पूछें कि सर्वप्रथम आप हमें पहले ये बताइए कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। कैसे कहेंगे कोई वस्तु या व्यक्ति सजीव है? तो आप बोलिएगा क्या सर क्लास 10th में चले हैं, अभी तक आप हमें सजीव और निर्जीव की बात पूछ रहे हैं। पर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसकी मापदंड हमें आप बता देते हैं तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम सजीव की पहचान दो मानकों से करते हैं। पहला सामान्य मापदंड, जो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं देख उख कर, उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य गतियाँ। मतलब जिसे हम देख सकते हैं, किसी का चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, तो उसे हम बोल देते हैं कि वह हमारा सजीव है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है दृश्य गतियाँ तथा गतिशीलता, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और जिसमें मूवमेंट हो वो हमारी क्या आ जाती है। जैसे कुत्ते का चलना, ठीक है, किसी व्यक्ति का दौड़ना। तो यहाँ पे तो हो गया किसी व्यक्ति का दौड़ना या कुत्ते का चलना, तो वो सजीव हो गया। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो क्या वो मरा हुआ है? क्या वो निर्जीव है? नहीं ना। तो यहाँ पे समान मापदंड फेल हो जाता है। यहाँ पे हमें अपने डिफिनीशन को चेंज करना पड़ता है और बोलना पड़ता है किसी व्यक्ति के सोते वक्त उसके श्वसन अंगों के द्वारा हिलना या उसके बॉडी में हरकत आना, ये भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारी मनुष्य की बात आ गई। लेकिन जैसे हम पेड़ पौधे पे आते हैं तो पेड़ पौधे के लिए क्या बोलेंगे? फिर से हमें अपना डिफिनीशन चेंज करना पड़ता है कि पेड़ पौधे में क्या देखते हैं हम लोग? कुछ मौसम के अंतराल पर वो उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं तथा वो वृद्धि भी करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सही बातों से या सही मानकों से अगर बोलें तो सामान्य मापदंड से हम किसी वस्तु का सही सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि वह सजीव है या निर्जीव। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा वैज्ञानिक मापदंड है जो 100% फुलफिल करता है कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव। तो हमारा जो वैज्ञानिक मापदंड है वह क्या है? तो वैज्ञानिक मापदंड जो होती है वो हमारी होती है अदृश्य गतियाँ। अदृश्य गतियाँ कहने का मतलब है दोस्तों जिसे हम लोग नहीं देख सकते। जैसे क्या हमारा किसी सेल में पाचन, श्वसन, जनन इत्यादि, ये सारी क्या चीज़ें हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, पर ये सारी क्रियाएं जिनमें होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? सजीव। जैसे पेड़ पौधे में अगर बोला जाए तो अभी इतने सारी आर्टिफिशियल पेड़ पौधे आ गए हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं, पता ही नहीं लगता कि सजीव है या निर्जीव है। लेकिन जब किसी सेल का हम आंतरिक स्ट्रक्चर जब देखते हैं कि उसमें पाचन, श्वसन, जनन, वृद्धि, गति, मूवमेंट इत्यादि क्रियाएं हो रही हैं, तो वो हमारा सजीव के अंतर्गत आते हैं। खैर, ये सब सारी चीज़ें जो थी मैंने कनेक्ट करने के लिए बोला था क्योंकि जैव प्रकर्म को पढ़ाने वाली थी। इसे छोड़िए, बस इतना याद रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैज्ञानिक मापदंड में अदृश्य गतियाँ, जैसे किसी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि, ये सभी गतियाँ आणविक गति का उदाहरण है। आणविक कहने का मतलब है दोस्तों ये बहुत ही सूक्ष्म गति का उदाहरण है। हमें कोई चीज़ सजीव है उसे हम वैज्ञानिक मापदंड से ही अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। अब आता है हमारा जैव प्रकर्म, जिसका हमें इंतजार था और आप लोग कह भी रहे होंगे कि जैव प्रकर्म बोल के सजीव निर्जीव पढ़ा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आइए जैव प्रकर्म क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जैव मैंने आपको बताया कि जैव मतलब जिंदा, प्रकर्म मतलब प्रोसेस, ठीक है। तो जैव प्रकर्म होता क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा आप लोग के, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, वे सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या? वे सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वही हमारा जैव प्रकर्म कहलाता है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आई नो, मुझे पता है कि अनुरक्षण क्या होता है सर। तो अनुरक्षण कोई भारी वर्ड नहीं है, सुनने में भारी लग रहा होगा। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन, ठीक है, मरम्मत। जैसे हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द होता है तो सेल वॉल टूट जाती है, सेल ही टूटता है ना, तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर सेल का निर्माण करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं
जाओ उसकी मरम्मत कर दो, सेल उसकी क्या करता है, मरम्मत करता है। तो वही क्रियाएं हैं। फिर सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रकर्म कहलाते हैं। जो हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनेंस रखता है, मरम्मत करता है, वही हमारा जैव प्रकर्म कहलाता है। जैव प्रकर्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जैव प्रकर्म है, जैव प्रकर्म के अंतर्गत देख लिए सर्वप्रथम तुम्हारा पोषण आता है, जो हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा होता है श्वसन। पोषण मतलब दोस्तों भोजन या खाना, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उत्पाद के रूप में बहुत सारी एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है, एनर्जी का निर्माण होता है। तो उन एनर्जी का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। जिस भी बॉडी पार्ट को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ तक उसे पहुँचाया जाता है। तो हमारा पोषण से श्वसन तक आता है, श्वसन से वहन मतलब सर्कुलेशन होता है। फिर उस एनर्जी का यूज हो जाने के बाद भी कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट, क्या एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब उत्सर्जन, जिसका हमारे बॉडी के लिए कोई यूज ना हो उसे हम लोग को बाहर निकालना भी होता है। और इसमें और भी जनन भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा जैव प्रकर्म के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात आती है पोषण की, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण का मतलब होता है, सही शब्दों में बोला जाए ना तो भोजन ग्रहण करना या भोजन, ठीक है। तो पोषण क्या, देखिए पोषण क्या है, पोषण वह चीज़ है दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए जिस भी चीज़ों का ग्रहण करते हैं या प्रदान किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण। मैंने डिफिनीशन में आप लोगों के लिए लिखा भी होगा, स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान या ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तब यहाँ पे तो पोषण की बात हो गई। अब यहाँ पे पोषण का भी टाइप्स होता है दोस्तों। तो पोषण हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो पोषण जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पोषण के प्रकार, आप लोग देख पा रहे होंगे। सर्वप्रथम हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक पोषण भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा विषमपोषी पोषण। तो ये सारी क्रियाएं क्या करती हैं, स्वपोषी में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आती है, विषमपोषी क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये या कितने प्रकार का होता है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक हट जाता हूँ। अब हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में मैंने बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे स्वपोषी पोषण, उसके बाद विषमपोषी पोषण के बारे में, फिर इनके कितने प्रकार होते हैं और इनका क्या वर्क होता है उनके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल पूर्वक जानेंगे। तो स्वपोषी पोषण सर्वप्रथम होता क्या है, अगर सवाल आया कि स्वपोषी पोषण होता क्या है, तो स्वपोषी, स्व मतलब खुद, खुद मतलब सेल्फ, पोषी में पोषण मतलब भोजन। तो मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, किसी औरों पर निर्भर ना रहते हो, वही हमारा स्वपोषी होता है। पर ये जो भोजन अपना बनाते हैं ना, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनाते हैं, वही हमारा स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल में लिया जाए दोस्तों, तो एग्जाम्पल में आप लोग को दिख पा रहा होगा जितने भी हरे पौधे हैं हमारे पास वो किसके उदाहरण में आ जाएंगे, स्वपोषी पोषण के उदाहरण में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है तो उसके बारे में जान ले। विषमपोषी दिखने में ही लग रहा है अलग टाइप का। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा कि अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी औरों पर निर्भर रहते हैं तथा बाहर से ही बना बनाया खाना ये ग्रहण करते हैं, वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, विषमपोषी। तथा यह प्रक्रिया हमारा विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल में ले जाए तो जितने भी मानव हो गए या अन्य जीव जंतु हो गए, वो क्या है, हम लोग क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन पौधों से मांग कर खाते हैं, छीन कर खाते हैं, ठीक है। तो वही हमारा हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब विषमपोषी भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग जस्ट जानेंगे। तब तक आप लोग देखिए कि पशु, कवक व बहुत सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। पशु, कवक व बहुत सारे प्रोकैरियोट्स अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, बाहर से बना बनाया खाना ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी व पोषण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विषमपोषी पोषण कहलाती है। ये तो हो गया हमारा दोस्तों तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब हम लोग जानेंगे पेड़ पौधों में जो पोषण होता है वो
किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, तथा इसे पोषण बनाने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि पेड़ पौधों में जो पोषण होता है दोस्तों, इनमें स्वपोषी पोषण होता है। ये तो बात लाजमी है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि पेड़ पौधों में जो पोषण होता है वो हमारा स्वपोषी पोषण होता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश की स्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। क्या इनमें स्वपोषी पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अभी तक हमने जो भी देखा, अब उसके बाद हम लोग पौधों में पोषण को देखेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है और उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से और सरल रूप में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो पौधों में पोषण या फिर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो हमारे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो सर्वप्रथम अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आप लोग के लिए लिखा है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से, किसकी सहायता से, ऊर्जा की सहायता से, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O आदि, ठीक है, से कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, C6H12O6 आदि का निर्माण होता है। अब यहाँ पे तो बात आती है कि सर हम समझ गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो क्या करती है, प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलती है। तो यहाँ पे अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। तो कार्बनिक क्या होती है, वे यौगिक जिनमें प्रायः कार्बन व हाइड्रोजन दोनों परमाणु मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, कार्बनिक जहाँ भी होगी उसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ जाएगा, ठीक है, एकदम दोस्ती की तरह साथ साथ जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख ही रहे होंगे, मीथेन है, चाहे वो हमारी अल्कोहल की बात की जाए, यहाँ पे कार्बन भी है और हमारा हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी हमारा कार्बन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों संग संग हैं, बिल्कुल प्रेमी की तरह। फिर अगर बात किया जाए अकार्बनिक की, कार्बनिक की तो बात हो गई भैया कि जहाँ आप हाइड्रोजन रहोगे वहाँ पे कार्बन का रहना सुनिश्चित ही है। लेकिन अकार्बनिक की बात की जाए तो दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, दोनों कट्टर दुश्मन हो गए, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो ये देखिए, अधिकतर यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों नहीं बल्कि कोई एक पाया जाता है। यहाँ पे जो हमने पहले भी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं रहते हैं, जो यौगिक का निर्माण करते हैं वो हमारा अकार्बनिक कहलाता है। जैसे आप लोग जल को देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल देख लीजिए, नमक NaCl, देखिए इसमें कार्बन अकेले है, यहाँ पर देख लीजिए जल में हाइड्रोजन अकेले है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब साथ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है। जो कार्बोहाइड्रेट, ये हम प्रकाश संश्लेषण अर्थात पौधे के लिए बात बोल रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। उन्हें किस चीज़ के रूप में, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। और जैसे हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित कुछ अंश ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। तब अब यहाँ पे पूछेगा मंड क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझ में एनर्जी कहाँ से आ रही है, भोजन से निर्मित कुछ अंश जो ग्लाइकोजन के रूप में निर्मित है उसी से हमारी एनर्जी आ रही है ना। हालांकि हम लोग जानते हैं भोजन खाते हैं तो एनर्जी आती है, हालांकि मैं तो ही भोजन नहीं खा रहा, मैं बहुत पहले खाया हूँ, लेकिन एनर्जी मुझ में है। तो जो एनर्जी मेरे को बचा कर रखा गया मेरे बॉडी में ग्लाइकोजन के माध्यम से, वही एनर्जी मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में जितनी भी एनर्जी या जो भी चीज़ें बन पाती है, जो ज़्यादा हो जाती है उसे हम लोग मंड के रूप में संचित कर लेता है। ये पूछेगा भी आप लोग को कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं पौधे उन्हें किस चीज़ के रूप में संचित करके रखते हैं, तो आपको आंसर लिखना है मंड। अगर यही बात आपको मनुष्य के बारे में पूछे तो आपको आंसर आएगा क्या, ग्लाइकोजन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पौधों का अपना भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई 3, 2, 1 दे देता है, 2 गलत या 1 गलत या सही, तो उनमें आपको चूज करने का होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मैं इसे आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं,
कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों वो हमारे क्लोरोफिल के कारण ही होता है। वैसे तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर उतनी डीप में अभी आप लोग को पढ़नी नहीं है। अभी आपको जानना है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक वर्णक है। वर्णक बोलते हैं दोस्तों जिसे हम लोग इंग्लिश में पिगमेंट भी बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा, तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम लोग H2O की बात करते हैं। पौधों को एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है, वो हमारा जल। जल कहाँ से प्राप्त करती है, जड़ों में। ऐसा नहीं है कि हम पौधा लगा दिए ऊपर से फुस स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो उससे वो हमारे पौधों में क्या बोलते हैं, जल की आवश्यकता पूरी नहीं होती। जब तक पौधे क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से ही अपना जल का अवशोषण करते हैं। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जाइलम और फ्लोएम तो और ये चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। फिर बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, ये तो पूरा भरा पड़ा है, इसे बताने की क्या ज़रूरत है। फिर जो हमारा पोषक तत्व और खनिज की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारा जड़ों के माध्यम से ही आता है। जाइलम और फ्लोएम, आगे जाके ये 2 कोशिकाएं आती हैं, उसके बारे में जाननी है। खैर अभी हम जानेंगे, अभी तो हम लोग जान लिए कि भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होगी। जब ये सारी चीज़ें मिलाकर भोजन बना रहा होगा पौधा तो कुछ क्रियाएं भी तो होगी। तो वो क्रियाएं कौन कौन होगी वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उसे हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये क्लोरोफिल ही है। जैसा कि हमने बताया है कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश की मदद से बनाते हैं। तो प्रकाश उस पर आएगा, भोजन बन जाएगा नहीं ना, उसको तो कोई अवशोषित करने वाला, उसको कोई ग्रहण करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो कौन सा दोस्तों, हमारा क्लोरोफिल है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपनी ओर सोखता है, कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित तो कर लिया पर उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है ताकि वो अपनी क्रिया विधि को आगे बढ़ा सके। रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करता है। अब जल अणुओं का ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में अपघटन करता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट का भी अपचयन होता है। यही हमारी क्रिया होती है दोस्तों। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारी रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही हमारा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में यही हमारे जल के अणुओं का अपघटन होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन होता है। जैसा कि आप लोग ये रिएक्शन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये भी आती है एग्जाम में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे हम लोग इन नंगी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो वो उन छिद्रों का काम क्या होता है, तो देखो उन छिद्रों का काम होता है गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। मतलब गैसों का आदान प्रदान करना और जल के अणुओं का बाष्पीकरण करना। वहीं से हमारे अगर जल जो होती है वही हमारे पौधों से बाष्पीकरण भी होता है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें गैसों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है व जल का बाष्पीकरण होता है। इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इन छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। आप लोग को 2 नंबर में आएगा कि रंध्र किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो वो इन छिद्रों को द्वार कोशिकाओं के माध्यम से बंद कर देते हैं। और जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ही नहीं है भाई, तो वो इन द्वार कोशिकाओं को खुला क्यों रखेंगे, वो उसे बंद कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। सारे चीज़ों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जानेंगे उसमें अमीबा में पोषण कैसा होता है, विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं और फाइनली हम लोग जानेंगे कि मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कैसे कार्य करता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।